द शंखनाद चैनल में आए हुए बहनों और भाइयों, आप सबको सादर से प्रेम नमस्कार। आज हम चैनल के इस सत्र में एक ऐसे महापुरुष का जिक्र करेंगे जिनका स्वर्गवास आज 21 जून को हुआ है। ये ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने गुलामी के काल में एक ऐसा संगठन प्रारंभ किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से। आज पूरा देश नहीं, आज पूरा विश्व इसको जानता है। ये संगठन देश का बहुत बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है। बहुत लोगों को उम्मीद और आशाएं भी बहुत हैं इससे, और इसने लगभग पिछले 98 साल में जो देश के लिए कार्यकर्ता दिए, जो देश के लिए कार्यकर्ता गढ़े और पूरे देश में जो हिंदू संगठन का जाल फैलाया, ये वास्तव में अद्वितीय है। अगर हम महाभारत काल से लेकर के आज तक देखेंगे, किसी एक महापुरुष ने एक प्रांत में, किसी एक महापुरुष ने दो प्रांत में, किसी ने दक्षिण में, किसी ने पश्चिम में, किसी ने पूर्व में काम खड़ा किया। लेकिन भाइयों और बहनों, महाभारत के युद्ध के बाद हमको ऐसा संगठन जो सार्वभौमिक, सर्वस्पर्शी, सब जिलों में, सब तहसीलों में, ब्लॉकों में, गांवों में, काफ़ी कामों में और भारत की लगभग सब जातियों को जितना स्पर्श करने का काम किया है, अद्भुत संगठन खड़ा किया है। आइए आज हम जानें इस राष्ट्रवादी संगठन को खड़ा किसने किया, क्यों किया, कब किया, कैसे किया और कैसे इसका वो धीरे धीरे विकास करते चले गए। मैं प्रारंभ करता हूँ। वर्ष प्रतिपदा को 1889 में नागपुर के परिवार में, एक गरीब ब्राह्मण परिवार में, पिता पंडित बलिराम जी और माता रेवती बाई के यहाँ आपका जन्म होता है। परिवार का वातावरण शुरू से ही बहुत धार्मिक है, अनुशासित है। हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता, संस्कार, परंपरा, इनके प्रति एक अच्छा श्रद्धा का भाव है। जैसा बीज होता है वो वृक्ष भी वैसा ही बनता है। देखिए, बट का वृक्ष होता है, बीज कितना छोटा होता है पर उसकी पोटेंशियलिटी, उसका उपजाऊपन कितना होता है, कितना बड़ा विशाल वट वृक्ष बन जाता है। इतने गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर पुरोहिताई से जो पैसा आएगा उससे परिवार चलेगा, और परिवार में अगर अभ्यागत मित्रों के आने पर चाय के लिए पानी चढ़ाया हुआ है तो पत्ती के लिए, चीन के लिए, दूध के लिए पैसा नहीं है, केवल पानी उबल कर रह जाता है। आने वालों को चाय भी नहीं पिला पाते। ऐसी परिवार की आर्थिक स्थिति। लेकिन सनातन धर्म, हिंदू धर्म, उसके संस्कार, उसकी परंपरा, इसके प्रति श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। ऐसे वातावरण में डॉक्टर हेडगेवार का जन्म होता है। मूल परिवार आंध्र का है। आंध्र से कभी उनके पूर्वज आए थे। तेलुगु ब्राह्मण परिवार है। लेकिन कहते हैं कि जो कुछ करने वाला होता है उसके बचपन में लक्षण दिखाई दे जाते हैं। क्या होती है 8 साल की उम्र? 8 साल का बालक स्कूल में पढ़ रहा है। महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के राज्यारोहण के 60 वर्ष पूरे हो गए। उस खुशी में मिठाई बांटी जा रही है। इस उम्र के बच्चों को मिठाई किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो मिठाई को कूड़े के ढेर में फेंक देता है। पूछा किसी ने, क्या किया? डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, भाई वो महारानी इंग्लैंड की है, हमारी तो है नहीं। उसने हम पर तो राज किया है, हमको गुलाम बनाया है, हमको कष्ट किए हैं
हमको गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है, उसके राज्य के 60 साल पूरे होने पर हम खुशी क्यों मनाएं, हम मिठाई क्यों खाएं, आप ये बताइए। यही बालक 12 साल का हो जाता है तो इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक आतिशबाजी देश में मनाई जा रही है। गरीब हिंदुओं के लिए, गरीब देश के लोगों के लिए सुविधाएं नहीं है, अन्न नहीं है, भोजन नहीं है, शिक्षा नहीं है, बाकी सुविधाएं नहीं है। कभी हम विक्टोरिया के उस पर मिठाई बांटते हैं, कभी हम एडवर्ड सप्तम के पर आतिशबाजी करते हैं। जब एम्प्रेस मिल और कुछ सरकारी अधिकारियों ने मिलकर के आतिशबाजी का कार्यक्रम किया, इन्होंने बहिष्कार किया। हम खुशी किस लिए मनाएं? हमको इसके अंदर खुशी की बात क्या है? अगर गद्दी पर बैठे हैं और उनका राज्यारोहण हो रहा है, हमको खुशी मनाने की क्या ज़रूरत है? देखिए, ये उनका जवाब 12 साल की उम्र में। और आप देखेंगे आगे चल कर के क्या दिखाई देगा कि ये जिन गुरुजी के यहाँ पढ़ने जाते थे, उनका नाम था वजह गुरुजी। छोटे छोटे बालक आपस में चर्चा करते थे, भाई देश गुलाम है। सुनते थे देश आज़ाद कब होगा। हमारे छत्रपति शिवाजी के सीताबर्डी किले पर वो जो झंडा दिखाई दे रहा है, ध्वज दिखाई दे रहा है, वो अंग्रेज़ों का यूनियन जैक है भाई। और जब देश आज़ाद होता है तो वो यूनियन जैक नहीं रहेगा, हमारा अपना भगवा ध्वज आ जाएगा। एक भगवा ध्वज की तैयारी करते हैं और अपने गुरुजी के कमरे में से सुरंग खोदना शुरू करते हैं। भाव देखिए क्या है। बाहर से जाएंगे तो अंग्रेज मिल जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी, बच्चे हैं। सुरंग में से अंदर ही अंदर जाएंगे, यूनियन जैक उतार कर जेब में ले आएंगे, अपना भगवा ध्वज फहराएंगे, देश हमारा आज़ाद हो जाएगा। सोच देखिए आप। गुरु वजह जी अपने घर में आते हैं, देखते हैं ये क्या हो रहा है, मिट्टी गड्ढा खुदा हुआ है। पूछा भाई ये क्या है, तो उनको थोड़ा तो लगा कि भाई ये हमारा कमरा खोद दिया गया है। पर बच्चों के विचार सुनकर उनको बड़ी खुशी हुई। वो यवतमाल के राष्ट्रीय विद्यालय में पढ़ने के लिए गए। हनुमान जयंती मनाई गई। हनुमान जयंती पर जो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बौद्धिक दिया, जो भाषण दिया, इतना क्रांतिकारी था, इतना उग्र था। ये सब घटनाएं इस बात को बताती हैं कि डॉक्टर हेडगेवार जी में जन्मजात देशभक्ति थी। और एक मुहावरा है, पूत के पैर पालने दिख जाते हैं, वही उनके जीवन में दिखाई दे रहा था। एक्टिव थे, सक्रिय थे, हर जगह हर चीज़ में। और इतना ही नहीं, देखिए निडर भी थे, निर्भीक भी थे। यवतमाल का कलेक्टर आ रहा है, उन्होंने उसको नमस्कार नहीं किया, अभिवादन नहीं किया। पूछा गया भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसे आदमी हो यार, इस जिले का कलेक्टर आ रहा है, तुम राम राम नहीं कर रहे, अभिवादन नहीं कर रहे। किस चीज़ का अभिवादन, कैसा अभिवादन? हम जिसको जानते नहीं, जिससे हमारा परिचय नहीं, हम उसका अभिवादन क्यों करें? नहीं किया अभिवादन, डरे भी नहीं। 17 साल की उम्र में इन्होंने बम बनाने की टेक्निक, बम बनाने का तरीका सीख लिया 17 साल की उम्र में। देखिए आप, शुरू से रुझान क्रांतिकारियों का। कलकत्ता के नेशनल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ने के लिए जाते हैं 1910 में। अब बंगाल का वातावरण तो क्रांतिकारियों से भरा पूरा था। वहाँ के तो बच्चे बच्चे में, वो छोटी बेटी हो, छोटा बेटा हो, छोटा भैया बहन हो, आप देखिए कि कितने जज्बात भरे हुए थे। अनुशीलन समिति के साथ संबंध आया और उसके कार्यकर्ता बने। केवल सामान्य कार्यकर्ता नहीं बने, उसके अंदर उनकी योग्यता, उनकी सिंसियरिटी, उनकी प्रामाणिकता, उनकी जूझने की, संघर्ष करने की क्षमता, उनके इन सारी चीज़ों ने अनुशीलन समिति के अधिकारियों के मन में अपने लिए जगह बनाई, अपने लिए स्थान बनाया और उसके प्रमुख कार्यकर्ताओं में शामिल हो गए। तो ध्यान में अपने को है, इनको क्या काम मिला? मध्य प्रदेश और विदर्भ में क्रांतिकारी गतिविधियों का जाल फैलाया जाए।
क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ें, ये इनकी जिम्मे काम लगा। भाइयों, जब ये कलकत्ता से 1914-15 में अपनी पढ़ाई समाप्त करके डॉक्टरी की दीक्षांत कार्यक्रम में सर्टिफिकेट लेकर के चले गए, तो इन्होंने अपने घर नहीं गए, इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में 3 साल लगाए। जब ये नागपुर आ गए तो इन्होंने कांग्रेस की गतिविधियों में भाग लिया, और केवल भाग नहीं लिया, अपनी योग्यता के बल पर, अपनी कर्मठता के बल पर ये महाराष्ट्र कांग्रेस के महामंत्री हो गए। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से संपर्क आ गए। इतने संपर्क आए, 1920 में जब बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो गया तो अरविंद घोष को अपने 2-4 और अन्य कांग्रेस के उस समय के बड़े नेताओं के साथ उनको मिलने गए। तिलक जी के बाद अब आप इस दायित्व को संभालिए, और इनकी जिम्मे अधिवेशन की व्यवस्था लगी। 1200 से अधिक कार्यकर्ताओं को संपर्क किया, इकट्ठा किया, प्रशिक्षण दिया, वो काम के प्रबंध को संभाल सकें। इतने सक्रिय रहे, हिंदू महासभा में सक्रिय रहे। बाद काम करने का मौका मिला डॉक्टर मुंजे जी के साथ, वीर सावरकर जी के साथ, ऐसे इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला आपको। इनके सहयोगी रहे आप, क्योंकि जहाँ भी आप काम करते थे, चाहे क्रांतिकारी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हिंदू महासभा हो, ये एक्टिव और सक्रिय रहते थे, पूरी ताकत से जुड़ते थे, मन से लगते थे। रिजल्ट अच्छे आएंगे तो उन संगठन को चलाने वालों के मन में आपके प्रति स्नेह, आत्मीयता क्यों नहीं जागेगी? आपके प्रति आपकी कर्मठता की छाप उनके जीवन पर क्यों नहीं पड़ेगी? बताइए आप। तो इस प्रकार से ये क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्होंने भाग लिया और आगे बढ़ते गए। जब ये सारे चीज़ों में भाग ले रहे थे, चिंतनशील मन था, पढ़े लिखे थे, सोचते थे, बाल्यकाल से सक्रिय थे, क्रांतिकारियों की गतिविधि, उनका व्यवहार देखा, हिंदू महासभा उनके नेता, उनका व्यवहार देखा, कांग्रेस के नेता, उनका व्यवहार देखा। और इतना ही नहीं, जब नागपुर में भी आ गए तो कई बार लोग पूछते हैं, जब देश की आज़ादी लड़ाई लड़ी जा रही थी, संघ के लोग कहाँ थे? संघ को प्रारंभ करने वाला, संघ की स्थापना करने वाला डॉक्टर हेडगेवार जी थे। देखिए आप, 1921 के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भाग लेते हैं, 1 साल की जेल काटते हैं, जंगल सत्याग्रह में भाग लेते हैं, 1930 में जेल में जाते हैं, 9 महीना रहते हैं। इनके साथ प्रवास करने पर, इनके साथ जेल में रहने पर, जेल में इनका व्यवहार, इनके विचार देखकर वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे, चिंतन किया, अध्ययन किया, इतिहास पढ़ा, गहराई में गए, इन सब का व्यवहार देखा। आखिर मेरा देश 1000 साल से गुलाम क्यों है? जिस देश के पास श्री राम हो, जिस देश के पास भगवान श्री कृष्ण हो, जिस देश के पास हनुमान जी हों, जिस देश के पास चाणक्य और विक्रमादित्य हों, जिस देश के पास ऐसे ऐसे महापुरुष हों, जिस देश के पास रामायण और महाभारत हो, वो मेरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा क्यों जाता है? स्वाधीन बनकर क्यों नहीं रहता है? बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन किया और क्या निष्कर्ष पर पहुँचे? ये निष्कर्ष पर पहुँचे, इस देश का मूल निवासी, इस देश का मूल रहने वाला व्यक्ति हिंदू है, यहाँ की भूमि का पुत्र हिंदू है। रहते बाकी लोग भी होंगे पर देश हिंदुओं का कहलाएगा। इस देश में हिंदू समाज का संगठन बहुत जरूरी है। एकमात्र रास्ता देश को आज़ादी मिले और देश महान बने, हिंदू संगठन के अलावा कोई हो नहीं सकता है। बड़े बड़े लोगों से संबंध थे, समाज के अच्छे अच्छे और इन सब संस्थाओं के लोगों से बहुत अच्छा मिलना जुलना था। सब चीज़ों को छोड़कर
मिलना जुलना तो जारी रखा, बाकी सब चीज़ों को छोड़कर 35 वर्ष की उम्र में, कल्पना करिए, ये वो दौर था, वो 1914-15 में डॉक्टरी पास करके आए थे। कौन सा समय था जब हमारे गांव और कस्बों में किसी को चिट्ठी पढ़नी और लिखनी आ जाती थी। गांव के लोग मिठाई बांटते थे, भाई हमारे गांव के एक लड़के को तो चिट्ठी लिखनी पढ़नी आ गई, चलो अब हमारी चिट्ठियां चली जाएंगी, चिट्ठियां आ जाया करेंगी। उस समय 1914-15 में वो डॉक्टरी पास करके आए। गरीब परिवार के लोगों की कितनी इच्छा होगी, कितने अरमान होंगे, और किस परिवार के नहीं होंगे। हमारा परिवार का एक बच्चा डॉक्टरी पढ़ करके आया है, अपनी प्रैक्टिस शुरू करेगा, है नहीं, 2 पैसे कमाएगा, घर की गरीबी दूर हो जाएगी, घर के बाकी लोग पढ़ लिख जाएंगे। अगर वो ये सोचते हैं तो गलत क्या था इसमें। डॉक्टर साहब पर बहुत दबाव आया, आप नौकरी करिए, क्लिनिक चलाइए, ऐसा करिए, पर वो दबाव में बिल्कुल नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। जिस नेशनल मेडिकल कॉलेज कलकत्ता से उन्होंने डॉक्टरी पास की, उनके प्रिंसिपल साहब ने भी, भाई मैं आपको बर्मा भेज देता हूँ, आप बर्मा जाइए, पोस्ट खाली है और घर में आपके ज़रा हालत भी ठीक नहीं है, डॉक्टरी पास की है, पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे। अपने प्रिंसिपल साहब को जवाब देते हैं, इस जीवन में मैं शादी नहीं करूँगा, इस जीवन में मैं नौकरी भी नहीं करूँगा, इस जीवन में मैं घर का भी कोई काम नहीं करूँगा, ये जीवन मेरा देश के काम के लिए है। आज मेरा देश गुलाम है, आज मेरा देश बीमार है, आज मेरा हिंदू समाज सब तरफ से सताया जा रहा है। ऐसे में मैं अपने परिवार के लिए पैसा कमाऊं, डॉक्टरी करूं, मुझे तो एक अपना नहीं पूरे देश का इलाज करना है, पूरे देश को ठीक करना है। मैंने डॉक्टरी इसलिए पास की है। तो भाइयों, आप देखेंगे कि इन्होंने बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के अंदर भाग नहीं लिया। कलकत्ता में जब ये पढ़ते थे तो कुछ विद्यार्थी कमरा किराए पर लेकर रहते थे, अपनी पढ़ाई करते थे। 2-4 दिन से घटनाएं घट रही थी कि पथराव हो रहा था उनके ऊपर। डॉक्टर साहब ने बीड़ा उठाया, मैं देखता हूँ जरा कौन पत्थर फेंकता है। निकले, ध्यान दिया, सावधान रहे, उनको पकड़ा, अच्छी पिटाई की। उसके बाद पत्थर फेंकने बंद हो गए। अकेले ने 2-4 को अच्छी तरह पीट दिया। इनके एक मित्र थे गंगा प्रसाद, ये क्रांतिकारी थे, पर अंग्रेजी पुलिस से बचने के लिए